सबसे पहले हसल पे जज थे, वही मतलब मेरे वाले सीजन में बादशाह भैया जज थे, तो उनके साथ मैं दिखा। बट हनी पाजी को मैं काबिल लगा, मेरा उन्होंने टैलेंट देखा, तो ऑब्वियसली उन्होंने भी इस बारे में नहीं सोचा ना। मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे आपने बताया कि इसको एक तरीके से बिजनेस की तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो ऑब्वियसली बहुत सारे स्पॉन्सर्स भी जुड़े होते हैं, बहुत सारे पैसा भी लगता है, तो वो लोग भी सोचते हैं कि किस तरीके से रिकूप करा जा सके। यार ऑनेस्टली ना मेरे को लिटरली नहीं पता है कि क्या हुआ है उनके बीच में, क्योंकि मेरे को सिर्फ इतना ही पता चला कि कुछ ब्लॉक अनब्लॉक का कुछ न्यूज़ आई थी, तो मैंने न्यूज़ में देखा था कि कुछ ब्लॉक अनब्लॉक की बात चल रही है, बट आई जेन्युइनली डोंट नो कि उनके बीच में क्या हुआ है एग्जैक्टली। दिलजीत पाजी रेलिवेंसी इतने टाइम तक हर पॉइंट पे उन्होंने अपनी रेलिवेंसी चेंज करी है, हर टाइम पे वो रेलिवेंट रहे हैं लोगों के लिए। हेलो एवरीवन, दिस इज़ आइना एंड वेलकम टू इंस्टेंट बॉलीवुड। मेरे साथ है आप सबके फेवरेट पैराडॉक्स। सो नाइस टू हैव यू। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, गाने पर लोगों को इतना पसंद आया है, व्यूज़ आ रहे हैं। हाँ जी। लगता है लाइफ काफ़ी चेंज हो गई है हसल के बाद। हाँ डेफिनेटली, बहुत ज़्यादा। एंड यू थिंक इट वाज अ गुड डिसीजन? मतलब हसल के पहले यही इंटेंशन था कि मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ ऐसी बने, और वो सब हो रहा है आपके साथ? मैंने मतलब इतना प्रिसाइजली तो नहीं सोचा था, बट येस ऑब्वियसली जब मैंने रैप करा था और जब मैंने पहली बार म्यूज़िक पुट आउट करा था, तो आई ऑब्वियसली वांटेड कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का प्यार मिले। बट द मोटिव वाज कि आई वांटेड टू गुड फॉर माय फैमिली, कि मेरे को अपने घर वालों के लिए काफ़ी चीज़ें करनी थी, तो वो चीज़ें मैं कर पा रहा हूँ। तो येस, क्या है वो चीज़ें, अगर आप बस कि उनको दिक्कत परेशानी ना हो, और वही है कि अभी मैं ही हूँ जो मतलब अर्न कर रहा हूँ, वो लोग रेस्ट कर रहे हैं और अपना ख्याल रख पा रहे हैं, अपने मनपसंद की चीज़ें कर रहे हैं, और डेफिनेटली जितनी चीज़ें मैं कर सकता हूँ उनके लिए तो मैं करता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत करा है मेरे लिए, उन्होंने बहुत सेक्रीफाइसेस करे हैं और उन्होंने बहुत इंस्पायर करा है, बहुत सपोर्ट करा है, तो इट्स माई टाइम टू गिव बैक टू देम। तो यस। पर जैसे आपने कहा आप करना चाहते हो अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए इतना, बहुत ही कम उम्र में आपने काफ़ी कुछ देख लिया है। हाँ जी। काफ़ी नाम बना लिया है एट 21, विच इज़ अमेजिंग। पर मुझे आपसे ये भी पूछना है, जब सडनली लाइफ में इतना फेम आ जाता है, आप इंडस्ट्री में चले जाते हो, आपको लोग पसंद करते हैं, पैसा आ जाता है, डिफ़िकल्ट हो गया था आपके लाइफ में एक फ़ेज़ में जब इतना सब कुछ संभालना था? डेफिनेटली थोड़ा सा देखो टफ तो होता है कि अगर एकदम से आपकी लाइफ में कुछ ड्रास्टिक चेंज हुआ है और आप बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हो और जो आपने नहीं करी हैं अभी तक, आपके लिए नहीं है वो चीज़ें, तब थोड़ा सा होता है, बट बाय टाइम यू गेट यूज्ड टू इट। और ऑब्वियसली ये चीज़ परेशान इसलिए नहीं करी इन सब चीज़ों ने, क्योंकि ये चीज़ें मेरे लिए ब्लेसिंग है, क्योंकि ऐसा ही तो चाहता था ना मैं कि अच्छी चीज़ें हों, मैं अपने घर वालों के लिए कर पाऊँ, तो ये सारी चीज़ें तो उसका पार्ट है। अब मैं अगर मैं एफर्ट ही नहीं करूँगा और मैं बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं दूंगा और मैं ये सोचूंगा कि ये चीज़ें मुझे परेशान कर रही हैं, तो मैं उन चीज़ों से ओवरकम नहीं कर पाऊँगा, मैं उन चीज़ों को और अच्छे से अपने लिए बेटर चीज़ें नहीं कर पाऊँगा। सही गाइडेंस आपको इंडस्ट्री में अगर किसी ने दी है एज अ फ्रेंड, तो आप किसको मानोगे अपना सच्चा दोस्त जो आपके लिए भला चाहता है? क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है इंडस्ट्री में ऐसे लोगों को चुनना और ऐसे लोगों पर यकीन करना जो आपके लिए सच में अच्छा चाहते हो। यार गाइडेंस तो सबसे मिलती है, देखो ऑनेस्टली आप किसी ज्ञान सब देते हैं नहीं, हाँ नहीं, और वो गलत भी नहीं होता, क्योंकि सबके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, बट हर इंडिविजुअल का एक टेक होना चाहिए इस चीज़ पे कि मेरे लिए क्या सही है वो मुझे पता हो। बाकी मोस्टली मैं अपने पेरेंट्स से ही बात करता हूँ और उनसे ही सजेशन लेता हूँ, तो कुछ चीज़ों में उन्हें नहीं पता होता, बट उस चीज़ को भी वो काफ़ी अच्छे से मेरे को हेल्प आउट करते हैं, कुछ सिमिलर एग्जांपल्स देके या फिर सिमिलर चीज़ें गाइड करके। तो यस, तो मैं ट्रस्ट उन पे ही करता हूँ, क्योंकि उनकी हमेशा बात सही रही है। काफ़ी मोमेंट्स पे मेरे को लगा है कि यार शायद ऐसे नहीं, मतलब ये, बट उन्होंने जो बोला है वो हमेशा सही निकला है, जो बाद में मैं गलत प्रूफ हुआ हूँ। तो अब क्या होता है कि कोई चीज़ मेरे को जेन्युइनली लगती भी है, तो उस चीज़ पे मैं एक बार को अपने आप को मना के कहता हूँ कि नहीं, वो कह रहे हैं तो ऑब्वियसली वो सही कह रहे हैं। तो आप डिस कल्चर के बारे में क्या कहना चाहोगे? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है इस इंडस्ट्री का, बट व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन इट? डिस कल्चर
मेरे को तब तक ठीक लगता है जब तक कि वो एक हेल्दी कंपटीशन है और वो गानों तक सीमित है। और वही बाकी तो पार्ट है। अब इसमें हम कुछ इसको बेकार नहीं कह सकते, बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि जॉनर ही कॉम्पिटिटिव है ना, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी चीज़ें क्लेम करते हैं। तो अगर आप क्लेम कर रहे हो तो यू हैव टू प्रूव ऑल्सो। तो इसलिए लोग इस चीज़ को लोग डिस करते हैं, और कुछ लोगों के पर्सनल रीजंस होते हैं। तो एक वे ऑफ एक्सप्रेशन ही तो है। अगर हम किसी से मान लो किसी से बात कर रहे हैं और बात करते करते हम आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो वो वे ऑफ एक्सप्रेशन है अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने का। तो म्यूज़िक भी ऐसी चीज़ है। तो किसी को अगर मान लो प्यार आ रहा है तो वो प्यार वाले गाने बना रहा है, पर किसी को गुस्सा आ रहा है वो क्या करे, वो गुस्से वाले गाने बना रहा है। दैट्स इट। हाँ, तो पर आप क्या कहना चाहोगे? यू नो, आई थिंक हमारी जो यंगर जनरेशन है वो जो गाने कंज्यूम करती है, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि उनको सही मैसेज जाए। एज अ म्यूजिशियन, एज अ सिंगर, एज अ यू नो रैपर, आप ध्यान रखते हो कि आप जब गाने लिखते हो तो आप कुछ ऐसा ना लिखो, या कुछ अश्लील ना लिखो, या फिर यू नो लड़कियों के बारे में, या फिर गालियाँ गलौज जो भी है, क्या आप ध्यान रखते हो उस चीज़ का? हाँ, मैं मतलब यार मैं ऑब्वियसली मैं अब्यूजिव वर्ड्स तो नहीं डालता हूँ, और मैं कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा कंट्रोवर्शियल भी नहीं करता हूँ। मैं मतलब मेरे को एक लाइन पता है, मेरे को एक कि वो क्रॉस नहीं करनी है। तो मैं उस लाइन के अंदर रहते रहते जितना एंटरटेनिंग चीज़ों को कर सकता हूँ तो उतना करने की कोशिश करता हूँ। यस, बट मैं वो लाइन नहीं क्रॉस करता हूँ, और आगे भी नहीं ऑब्वियसली। वो क्योंकि मेरी अभी एज मेरी खुद भी बहुत छोटी है। पर कंट्रोवर्सी व्यूज लाता है। इट्स वेरी इजी एज एन आर्टिस्ट कि आप उस तरफ चले जाओ, कभी आप फेम के लिए, कभी यू नो लाइमलाइट में आने के लिए, और बहुत नेचुरल है ये चीज़। हाँ, बट वही है ना कि वो फिर क्विक चीज़ें आपके पास लंबे समय तक नहीं होती। मेरे को ऐसा लगता है कि जब ऐसी आप क्विक चीज़ों या फिर आप शॉर्टकट्स की तरफ जाते हो या फिर देखते हो, इन चीज़ों को ईजी मानते हो, राइट, तो फिर एज एन आर्टिस्ट वो चीज़ें आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहती, और उसके कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस एज एन आर्टिस्ट आपको देखने ही पड़ते हैं। तो आई रादर चूज़ टू जस्ट शोकेस माई टैलेंट, और मैं बस इस चीज़ को जितने भी टाइम मैं म्यूज़िक कर रहा हूँ उतने टाइम मैं बहुत फ़न और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस अपना बनाना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ऐसी कोई कंट्रोवर्सी करूँ ही ना, क्यों मतलब हाँ क्यों करना है। हाँ, जैसे हनी पाजी ने बोला था, जब इट वाज हिज फॉर्मेटिव ईयर्स और वो हिट्स दे रहे थे और यू नो अपने पीक पर थे, वो फेम, वो पैसा सब सिर पर चला जाता है, आप नहीं सोच पाते हो। ऐसा एट एनी पॉइंट आपको अपने बारे में लगा कि मैं बदल रहा हूँ? मतलब अगर बात करें कि पैसे की वजह से जो बदलना कोई है भी, वो करके, बहुत तो ही अभी तो ग्लैमरस इतने इंडस्ट्री है। अभी तो इतने पैसे भी नहीं आए हैं कि मैं नहीं, बट हाँ, टच वुड, आई फील वेरी ब्लेस्ड। मेरे को बहुत, मेरे लिए ये चीज़ डिफरेंट है। मेरे लिए ये चीज़ ऐसी नहीं है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ मेरे पे हावी हो गई है, क्योंकि मेरे अराउंड ऐसे लोग हैं जो मेरे को बहुत टाइम पे ना ग्राउंड करते हैं। हाँ, वो सबकॉन्शियसली कि मैंने कोई गाना बनाया नया, ठीक है, तो आप ये सोचो पैराडॉक्स ने एक अपना नया गाना बनाया, ठीक है, अब वो किसी को गाना वो सुना रहा है, ठीक है, तो उसका रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। अब मैं अपने फ्रेंड्स को जो मेरे साथ 4-5 साल से 5-6 साल से साथ में है, मैं उनको ट्रैक सुनाता हूँ, हाँ अच्छा है, ठीक है, तो मैं कहता हूँ यार कि मेरे को तारीफ कब करोगे आप लोग। तो मैं उस तारीफ के लिए आज भी मेहनत कर रहा हूँ और काम कर रहा हूँ, तो वो चीज़ झलक के आती है। तो वो चीज़ मेरे को कभी ऐसे नहीं होने देती कि कुछ मैंने तो किल कर दिया है, हाँ, कि मैंने कुछ बढ़िया कर दिया, ये कर दिया है। कितना ओवरवेलमिंग था वो पूरा एक्सपीरियंस? बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग था, और मतलब मेरे लिए तो ड्रीम कम ट्रू वाली चीज़ थी, और मेरे को मौका मिला वो उनके लिए पूरा ट्रैक लिखने का, और उसमें फिर अपना एक वर्स ऐड ऑन करने का, तो मेरे लिए काफ़ी बड़ी चीज़ थी। फिर उसमें जब आई गॉट टू नो कि उसमें नोरा मैम परफॉर्म कर रही हैं, तो वो भी चीज़ मेरे को काफ़ी। ये गाना आया कैसे आपके पास? कौन सा गाना? पायल? हाँ। पायल मैंने ड्राफ्ट बनाया हुआ था इसका। फिर जब हम पहली बार मिले हनी पाजी से, तो मिलने के बाद फिर थोड़े गाने हमने एक्सचेंज करे, हमने सुने, उन्होंने कुछ बीट्स सुनाई, तो फिर जब मैंने अपने ड्राफ्ट सुनाए तो उन ड्राफ्ट्स में से पायल ट्रैक उनको काफ़ी अच्छा लगा, ये पायल गाना काफ़ी अच्छा लगा कि ये तूने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, उसको मैं गा भी सकता हूँ और बहुत अच्छा है वो करके। तो फिर उसके बाद उसकी
जो म्यूज़िक प्रोडक्शन और जो उसका स्ट्रक्चर था वो फिर उन्होंने अपने हिसाब से उसको चेंज किया, उस गाने को, पूरे गाने को एक स्ट्रक्चर दिया। और फिर मैं आगे कंटिन्यू करके अपना रैप वर्स भी लिखा मैंने। उन्होंने बुलाया था दुबई, तो मैं दुबई गया, फिर वहाँ पे जाके रैप वर्स कंप्लीट हुआ। रैप वर्स पहले नहीं था ड्राफ्ट में, तो जब ड्राफ्ट के बाद उन्होंने अपना वर्जन बना लिया उस ट्रैक का, फिर हमने रैप वर्स लिखा वहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा लगा, मतलब कि उन्होंने वही गाइड करा कि ऐसे ऐसे करके ये करते हैं। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो फिर मैंने फटाफट क्विक जितना मैं कर सकता था, अपॉर्चुनिस्ट हो सकता था उस मोमेंट में मैं हुआ, मैंने ट्रैक रेडी करा, फिर हमने रिकॉर्ड करके भैया काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, काफ़ी डिफरेंट था, तो काफ़ी ओवरवेलमिंग भी था। जैसे ये एक नोशन भी है हनी पाजी के लिए कि क्रेडिट नहीं देते, वो यू एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड कि आपको सारा क्रेडिट जो भी आपने किया था आपको मिल गया था। हाँ, मतलब अब आप लोग देख ही सकते हो कि मतलब जो भी ट्रैक्स आते हैं, अगर उसमें मैंने कुछ पार्ट लिखा है तो मेंशन्ड होता है कि मैंने लिखा हुआ है, और काफ़ी अच्छे से क्रेडिट्स मिलते हैं। सारी चीज़ें सॉर्टेड है, मतलब एटलीस्ट यू हैव नॉट फेस्ड एनीथिंग। हाँ नहीं, मैंने नहीं देखा ऐसा कुछ। बिल्कुल। हाँ। पर जैसे आप, मुझे लग रहा है बीच में हो कहीं ना कहीं, क्योंकि आप हनी पाजी के भी इतने क्लोज हो और बादशाह जी के भी। नहीं, मैं कभी अपने, ऐसा लगा कि मैं बीच में फंस गया हूँ? नहीं, मैं बीच में नहीं हूँ, मैं अपने अलग रास्ते पे हूँ। वो उनकी थिंग है। और वो उनका आपस में जो भी पर्सनल इशू है उसमें मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मैं बीच में स्टक हूँ। मैं अपने अलग रास्ते पे हूँ, मैं अपने रास्ते पे उनसे अलग अलग पॉइंट पे मिला हूँ, है ना, अपनी लाइफ में अलग अलग पॉइंट पे मिला हूँ, और मेरा इंडिविजुअली दोनों के साथ अलग बॉन्ड शेयर होता है। हाँ। तो वही है, सही है, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मैं बीच में फंसा हुआ हूँ। हाँ। बट इट्स नेवर बिन लाइक अच्छा आपने इनके साथ काम किया है तो अभी ये शायद आपको अप्रोच नहीं करेंगे, या फिर आपने इनके साथ काम कर लिया है तो शायद वो अप्रोच नहीं करेंगे। वो अप्रोच वाली बात नहीं, इट्स जस्ट ना कि अब जैसे देखो, अब हसल पे तो सबसे पहले हसल पे जज थे वही, मतलब मेरे वाले सीजन में बादशाह भैया जज थे, तो उनके साथ मैं देखा। बट हनी पाजी को मैं काबिल लगा, मेरा उन्होंने टैलेंट देखा, तो ऑब्वियसली उन्होंने भी इस बारे में नहीं सोचा ना कि वो ऑलरेडी साथ में दिखे हैं तो मेरे को नहीं करना चाहिए। उन्होंने उस चीज़ को कंसिडर ही नहीं करा। उन्होंने देखा लड़के में टैलेंट है, मेरे को उसके साथ काम करना चाहिए, उन्होंने किया। फिर उसके बाद अभी मैं आइडल पे भी गया तो बादशाह भैया भी मिले, अच्छे से उन्होंने बात करी, और वो ग्रज नहीं था। ऑब्वियसली क्यों होगा, वो उनका, मैं बोल तो रहा हूँ, वो उनकी पर्सनल इशू है। उनके पर्सनल इशू में मेरा कुछ लेना देना ही नहीं है। Right. तो मेरे से ग्रज तो क्यों ही होगा किसी को, मेरा कोई इशू थोड़ी है किसी के साथ। ये सपना है कि आपको भी एक टूर करना है? हाँ, टूर्स तो होते रहते हैं मेरे यार। मैं मतलब अभी 2 साल हुए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मेरे को टूर्स करे हुए, बस 2 साल में मैं जितनी जगह जा पाया हूँ इंडिया में मैं गया हूँ, और इंडिया के बाहर भी करे हैं। और अभी रिसेंटली हनी पाजी का भी ऑस्ट्रेलिया टूर था, तो उसमें भी मैं था। हाँ, तो वही है अभी, पर बहुत सारी जगहों पे जाना बाकी है। बहुत सारे जगहों पे लोग मेरा वेट भी कर रहे हैं और बुलाते रहते हैं, मैसेजेस करते रहते हैं, और हो रहे हैं, शोज़ होते रहते हैं मेरे सोशल पे, आप लोग अपडेट देख सकते हो मेरे सोशल्स पे। और जब शो होता है मैं बिल्कुल अपडेट करता हूँ, और मिलते हैं, शोज़ पे मिलते हैं। ये भी पूछना था कि अभी एपी ढिल्लों ने हाल ही में रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा था कि अब आर्टिस्ट जो है दिखा देते हैं कि हम हमारी जो शोज़ है वो 15 सेकंड में सोल्ड आउट हो जाते हैं, जबकि ऐसा होते नहीं, वो प्रमोटर्स को बेच के फिर वो हायर कॉस्ट में बिकता है। उन्होंने बहुत ऑनेस्टली ये चीज़ भी कही थी कि शायद मैं भी डाइवर्ट हो गया था एक बार के लिए, मैंने भी सोचा था, बट आई वांट टू बी लॉयल टू माय फैंस। आपकी क्या राय है इस चीज़ पर, स्पेशली फैंस को लेकर, और स्पेशली जब आप देखते हो कि आर्टिस्ट और आपके कंपेटिटिव आर्टिस्ट ही ये करते हैं, एंड क्योंकि एक तरह का बिजनेस भी है। मैंने बेसिकली देखो, मैंने एक्सपीरियंस करी है, जो मैंने अपने शोज़ पे करा है, मैं उसके बिहाफ पे बता सकता हूँ कि मतलब जो जैसे मेरे शोज़ रहते हैं, तो मेरे शोज़ पे तो वही है कि लोग टिकट्स लेते हैं, लोग आते हैं। मैं कोई इतना अर्ली भी अनाउंस नहीं करता हूँ कि मैंने बहुत पूरा टूर अनाउंस करा है, वो सब भी चीज़ें करेंगे जल्दी। बट अगर ऐसा होता है तो उन्होंने अपना व्यू रखा है उस पर, बट मैंने पर्सनली ऐसे कुछ चीज़ें नहीं देखी हैं, तो मेरे को ज़्यादा लिटरली सच में इस चीज़ की नॉलेज नहीं है कि ऐसे इसको एज बिजनेस किस तरीके से मोल्ड किया जाता है और किस तरीके से चीज़ें वर्कआउट करती हैं। बट मेरे ख्याल से कि इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक शो होए, शो पे जितने भी फैंस हैं वो जो दिल से देखना चाहते हैं वो राज़ी खुशी आएँ, राज़ी खुशी वो पूरा परफॉर्मेंस देखें, पूरा शो देखें,
और बस इतनी सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब उसको हैपन करने के लिए क्या चीज़ें करी जा सकती हैं और क्या चीज़ें नहीं हो सकती, तो वो तो बहुत सारी चीज़ें होंगी ऑब्वियसली, मेरे को ऐसा लगता है। मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे आपने बताया कि इसको एक तरीके से बिजनेस की तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो ऑब्वियसली बहुत सारे स्पॉन्सर्स भी जुड़े होते हैं, बहुत सारे पैसा भी लगता है, तो वो लोग भी सोचते हैं कि किस तरीके से रिकूप करा जा सके, किस तरीके से हम भी थोड़ा प्रॉफिट कर सके। वो भी तो एट द एंड इंसान ही है ना, ऑडियंस भी इंसान है, वो लोग भी इंसान है, तो वो इस तरीके से सोचते हैं कि किस तरीके से हम इस चीज़ को रिकूप करें, किस तरीके से हम भी प्रॉफिट कमाएं, जो लोग आए हैं उनको भी एन्जॉयमेंट हो, आर्टिस्ट भी खुश होए, है ना। बहुत सारे फैक्टर्स हैं और बहुत सारी चेनें जुड़ी हुई हैं। राइट। तो हम किसी आर्टिस्ट को तो नहीं ब्लेम कर सकते इस चीज़ के लिए अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो। और मेजर इशू मेरे को लगता है ये शायद इशू भी इसलिए उठा होगा क्योंकि हो सकता है कि ऑडियंस तक जब ये टिकट पहुंचती है बहुत महंगी हो जाती है, शायद महंगी हो जाती है, तो विच इज़ एन इशू। बट वही है कि इस चीज़ के लिए मेरे को ऐसा लगता है कि हर आर्टिस्ट को अपनी टीम के साथ इस चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए कि कैसे एक मिड पॉइंट पे हम कैसे आ सकते हैं कि किसी को भी नुकसान ना हो और हर एक बंदा खुशी खुशी वो मोमेंट एंजॉय करके चले जाए, क्योंकि वो यार हमेशा के लिए थोड़ी हो रहा है। कॉन्सर्ट एक सिटी में किसी एक आर्टिस्ट का बहुत कम होता है, तो वहाँ के लोग बहुत कम देख पाते हैं उसको। तो अच्छा ही होगा अगर ये चीज़ इस तरीके से मिलेंगी कि वो जाके इजीली अपना शो देख पाएँ, अपने आर्टिस्ट को देख पाए, आर्टिस्ट भी आए अच्छे से सबसे इंटरेक्ट कर पाए और बहुत खुशी खुशी वो मोमेंट बहुत पॉजिटिव बनाएं, और फिर अपना काम तो सबने करना ही है अगले दिन। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल, नो वेरी वेल सेड। बट मुझे आपसे ये भी पूछना है कि आई नो आपने कहा है आपकी शुरुआत हो रही है, आपका रास्ता अलग है, बट अभी भी हम देख रहे हैं कि अभी जो कॉन्सर्ट कल्चर पूरा आया है अब इतना बढ़ गया है सोशल मीडिया की वजह से, और हम AP ढिल्लों और दिलजीत पाजी को जब परफॉर्म करते हुए देखते हैं, हम ये भी देख रहे हैं कि उनके बीच में थोड़ी फ्रिक्शन चल रही है। एंड AP ढिल्लों ने भी कहा है ये ब्लॉक अनब्लॉक का जो सीन हो रहा है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा इस पर? यार ऑनेस्टली ना मेरे को लिटरली नहीं पता है कि क्या हुआ है उनके बीच में, क्योंकि मेरे को सिर्फ इतना ही पता चला कि कुछ ब्लॉक अनब्लॉक का कुछ न्यूज़ आई थी, तो मैंने न्यूज़ में देखा था कि कुछ ब्लॉक अनब्लॉक की बात चल रही है, बट आई जेन्युइनली डोंट नो कि उनके बीच में क्या हुआ है एग्जैक्टली, कि वो क्लियरिटी से नहीं पता है। बट आई वुड ऑलवेज वांट कि जितने भी आर्टिस्ट हैं वो लोग सब मिलके रहें और अच्छे से यूनिटी में रहें, तो अच्छा ही होएगा, सबको अच्छा ही लगेगा। यार आप अगर कोई दो आर्टिस्ट आपस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उनका, और वहीं पे ही उन दो आर्टिस्ट का मान लो कोलैबोरेशन हो रहा है, तो ऑब्वियसली कोलैबोरेशन अच्छा ही लगेगा ना सबको। नो एब्सोल्युटली। और एक सेगमेंट से पहले मैं आपको ये पूछना चाहूँगी, टैंट्रम के पीछे थॉट प्रोसेस क्या था आपका? टैंट्रम्स एक बहुत ही मज़ेदार ट्रैक इसलिए बनाया गया है ताकि लोगों को मज़े आ सकें, और सिंस जैसे आपने भी अभी बहुत सारी सीरियस चीज़ें डिस्कस करी मेरे से, तो ये सब चल ही रहा है, तो कुछ एक लोगों को कुछ एक हल्का सा एंटरटेनिंग की देख के यार ब्रेक में, कि किसी को मान लो ऑफिस में चाय ब्रेक मिला है, ठीक है, तो जाके वो वीडियो देख रहा है, थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा है, क्या बोलते हैं लोग कॉलेजेस से आ रहे हैं वापस, तो या फ्री टाइम मिल रहा है तो उनको वो देख रहे हैं वो ट्रैक, तो कुछ ऐसा सा मेरे को बनाना था कि वो बस एक बीच में एक ना वो चाहिए होता है ना, ज़रूरी होता है, एक ब्रेक ज़रूरी होता है, तो वो है, तो ये वो वाला ट्रैक है कि लोग मज़े करें, लोग सुन के एंटरटेन हों। हाँ, जितना प्यार टैंट्रम्स को मिला है, आई फील जादूगर को भी इतना प्यार मिला था। जादूगर को तो बहुत ज़्यादा प्यार मिला था, बस अभी आया है, तो टैंट्रम्स को प्यार मिलना भी बाकी है, तो आप लोग ज़रूर प्यार दो टैंट्रम्स को। मैंने बहुत अच्छे से, और मेरी पूरी टीम ने, मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए थे, बहुत अच्छी मज़ेदार वीडियो बनाई है जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है। बट यस, जादूगर, मेरा सवाल मैं पूछ लेती हूँ। अच्छा सॉरी। मेरा सवाल ये था आपसे कि जादूगर कहीं ना कहीं एक लड़की से इंस्पायर्ड था? हाँ ऑब्वियसली, मतलब हाँ मैंने किसी के लिए लिखा ही था जादूगर। हाँ जी बिल्कुल। तो आपका दिल टूटा है, और हैज़ दैट हेल्प टू लाइक? नहीं, जादूगर तो रोमांटिक ट्रैक है ना। हाँ इसीलिए, बट आई एम सेइंग इन जनरल लाइफ में ऐसा होता है कि आपका दिल टूटता है या फिर जब आपको प्यार होता है वापस, तो इट जस्ट हेल्प्स यू राइट रोमांटिक सॉन्ग्स ज़्यादा। ऑब्वियसली अब मेरा तो गाने बनाने का तरीका यही है कि वो मेरे लिए एक वे ऑफ एक्सप्रेशन है, कि मैं कुछ भी इमोशन फील कर रहा हूँ वो मैं एक्सप्रेस अपना गाना बना के करता हूँ। तो यस, जादूगर भी बनाए, रिहाई भी बनाए, तो भैया जब जो फील करा है वैसा बनाया है ट्रैक। हाँ, बाकी जैसे एक दो ट्रैक्स जैसे बीटी हो गई, टैंट्रम्स, ऐसे ट्रैक्स भी आते रहेंगे जो सिर्फ मौज मस्ती के लिए होंगे,
जिस पे Fully. कुछ बहुत ज़्यादा इतना सोच सोचने की नहीं ज़रूरत है, नहीं है कि हाँ। भाई ये फील हुआ है या ऐसे हुआ है वैसे हुआ है। Yes. बिल्कुल। मैं आपको कुछ नाम दूंगी, हाँ। आपको मुझे बताना है कि हर एक आर्टिस्ट की यूनिक क्वालिटी है। Okay. आपको बस मुझे इतना बताना है कि आपको उनके बारे में कौन सी क्या चीज़ यूनिक क्वालिटी अच्छी लगती है। Okay. करण औजला। हिज सेंस ऑफ राइटिंग। सेंस ऑफ राइटिंग, ओके। बादशाह। जिस एक जगह पे वो प्रेजेंट हैं तो वहाँ पे मतलब लाइव प्रेजेंस की बात कर रहा हूँ मैं, उनका ऑरा काफ़ी अच्छा और काफ़ी पॉजिटिव रहता है। यस। ओके। हनी सिंह। वैसे तो मतलब एवरीथिंग अबाउट हिम, बट जो उनकी वो है मतलब जितने वो दिलदार और जितने वो स्ट्रेट फॉरवर्ड और जितना वो दिल से चीज़ें करते हैं पैशनेटली, और जो मतलब ज़्यादा फिल्टर नहीं है, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है। एमीवे। एमीवे एनर्जी। एनर्जी। इक्का। इक्का भैया हिज सोल हिज हार्ट। हिज हार्ट। रफ्तार। रफ्तार भैया की मेरे को लगती है, रफ्तार भैया मेरे को काफ़ी इंटेलेक्चुअल लगते हैं। हाँ। हाँ। ओके। एपी। हिज स्टाइल। आप मिले हो? नहीं यार, कभी? मैं अभी कभी तक मिला नहीं, मैं मिले इसलिए नहीं ज़्यादा हैं। टाइम लगा मेरे को हाँ, सोचने में, हाँ। क्योंकि मेरे को ज़्यादा पता नहीं है। मैंने सिर्फ सॉन्ग सुने और वही है, बियर्ड अच्छी है भाई की। दिलजीत। दिलजीत पाजी रेलिवेंसी कि Relevancy. इतने टाइम तक हर पॉइंट पे उन्होंने अपनी रेलिवेंसी चेंज करी है। हर टाइम पे वो रेलिवेंट रहे हैं लोगों के लिए, राइट। कि मेरे से बड़ी जनरेशन भी उन्हें सुनी है और मेरी जनरेशन भी उन्हें सुन रही है। बिल्कुल। यस। एमसी स्टैन। एमसी स्टैन, उनकी तो यूनिक बात ही यही है कि वो यूनिक है। सिद्धू मूसेवाला। मतलब मैं कभी मिला नहीं, मेरी हमेशा से यही ख्वाहिश रही है कि मैं एक बार मिलता तो ज़रूर उनसे। मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ, और बट मेरे को बहुत इंस्पायरिंग लगता है द वे ही कैरीड हिमसेल्फ। जब मैंने उन्हें देखा है, तो जिस तरीके से उन्होंने कैरी करा है, जिस तरीके से उन्होंने अपना म्यूज़िक रखा है, और जिस तरीके से वो वोकल रहे हैं, वो चीज़ मेरे को काफ़ी मतलब एडमायरेबल लगी थी उनकी। बिल्कुल। और जाने से पहले मुझे आपसे ये पूछना था कि अब इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का टाइम आ गया है एंड वी लव इट बिकॉज सबको इतना फेम और रिकग्निशन और प्यार मिल रहा है, बट ऐसा एक आर्टिस्ट जिसको जब आप मिले थे आपको मीटिंग हमेशा लाइफ टाइम याद रहेगी, बिफोर पैराडॉक्स बिकेम पैराडॉक्स, तो वो कौन रहेगा? इट कुड बी एनीबडी। बिफोर पैराडॉक्स बिकेम पैराडॉक्स, या बिफोर यू गॉट द लव एंड फेम एंड ऑल ऑफ दैट, जब आप मिले थे, या फिर एट एनी पॉइंट इन लाइफ। हाँ, मतलब मेरे लिए जैसे मतलब मैं काफ़ी मेंशन करता हूँ, जो मेरे दिल्ली अंडरग्राउंड हिप हॉप सीन के सीनियर्स हैं, लिल गोलू भैया, रागा भैया, और इन सब से मैं स्टार्टिंग में मिला था जब मैं हसल वगैरह नहीं था, मैं इतना रिनाउंड नहीं था, बट उस टाइम पे मैं फ़ोन से रिकॉर्ड करके ट्रैक्स बनाता था, तो इन लोगों ने तब रिकग्नाइज़ करा था, तब हम मिले थे, तो काफ़ी उस टाइम पे सपोर्ट रहा था। राइट। और बाकी अगर मैं बात करूं मीटिंग की, हाँ, एक इम्पैक्ट छोड़ गया ये बंदा, एक बार मिलके हाँ, ऐसा हो गया कि तो वो क्या बंदा है, तो वो थे मतलब गुरदास मान साहब। हाँ। बताओ। तो मैं उनसे मिला था जब मैं आदि योगी के लिए, आदि योगी जी के उधर जब मैं परफॉर्म करने गया था महाशिवरात्रि पे, तो जस्ट मेरे बाद उनकी परफॉर्मेंस थी, तो उनकी वैनिटी भी थी वहाँ पे, तो मैं परफॉर्मेंस वगैरह हुई, उनकी भी हुई, फिर मैं गया बैक स्टेज में वैनिटी के पास गया, तो फिर वहाँ पे बाहर कुछ लोग खड़े थे उनकी टीम से, तो आई वांटेड टू मीट हिम, मैंने बोला कि मेरे को जाना है, तो उन्होंने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करा, तो फिर एक जने आ रहे थे वैनिटी से निकल के, तो जिन लोगों से मैं कह रहा था कि मेरे को मिलना है, तो उन्होंने कहा कि ये बताएंगे आपको, तो मैंने उनसे बोला, तो उन्होंने मेरे को पहचान लिया जो भी आ रहे थे, right. तो मैं बहुत अच्छे से रिकग्नाइज नहीं कर पा रहा हूँ, शायद वो उनके मैनेजर हैं या फिर शायद कोई क्लोज वन ही थे, तो उन्होंने मेरे को पहचाना, उन्होंने बोला कि हाँ जी हेलो नमस्ते बताइए, तो मैंने बोला कि मेरे को ऐसे मिलना है, तो उन्होंने बोला कि हाँ जी आ जाओ। अब मैं गया, ठीक है, अब उन्होंने बोला कि आप मतलब कोशिश करना आप अकेले ही आओ, मैंने कहा हाँ जी मेरे को मिलना है, मेरे को, तो मैं गया,
अब मैं जाके मिला तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि सर ये अभी की रैप सेंसेशन ऐसे धीरे धीरे बन रही है, अभी नई जनरेशन के हैं रैपर और बहुत बढ़िया कर रहे हैं ऐसे करके, तो उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया। उन्होंने टाइम निकाला, उन्होंने बात करी, उन्होंने मेरे को टिप्स दिए कि जितना भी टाइम मिले परफॉर्म करने का, चाहे 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा, जितना भी टाइम मिले उसमें अपनी पूरी जान डाल दो कि वो आपके लास्ट मोमेंट्स हैं, कि मतलब आप पूरी तरीके से आप अच्छे से उस परफॉर्मेंस में लोगों को दिखा रहे हो, आप अपना टैलेंट शोकेस कर रहे हो। आप ये मत सोचो कि 5 मिनट है 10 मिनट है कम टाइम है तो कोई नहीं ऐसे करके चल जाते हैं। ये चीज़ उन्होंने मेरे को पहली चीज़ बोली। दूसरी चीज़ उन्होंने बोली कि जितना प्यार आप ले सकते हो लोगों से उतना प्यार लो, और जितना प्यार दे सकते हो उतना प्यार दो, कि कभी भी ये नहीं करना कि मुंह छुपा लिया कि लोग पहचान लेंगे। कह रहे ये चीज़ नहीं करनी कभी भी, बिल्कुल, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपसे अगर आपको पहचान रहे हैं तो वो एक तरीका है उनका प्यार एक्सप्रेस करने का, तो वो प्यार आप लो, क्योंकि ये वो चीज़ बहुत कीमती होती है। राइट। तो ये उन्होंने मेरे को 2 सजेशन दी और वो जहन में रह गई। और वो जहन में रह गई हमेशा। फिर उसके बाद जब मैं जाने लगा तो उन्होंने मेरे को रोक के बख्शिश दी अपने वॉलेट में से निकाल के, और मेरे को आशीर्वाद दिया और बोला कि जल्दी टीवी पे देखते हैं। अमेजिंग अमेजिंग, व्हाट अ स्टोरी। बट अभी तो शुरुआत है, आई एम श्योर बहुत बहुत लंबी जर्नी है, डेफिनेटली। एंड आई एम श्योर आपके लिए जैसे करते आ रहे हो वैसे आगे करते रहोगे। हाँ जी। थैंक यू सो मच, विश यू शुक्राना। ऑल द वेरी बेस्ट एंड Thank विल you सी यू so सुपर सून। शुक्राना। थैंक यू, Thank थैंक यू।